क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या करने में? टू फाइंड आउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या करने में? इन फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेवरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सेवरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं एक एक करके करता हूं, आप ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 1, E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास मालूम ये है कि E इज ए वेक्टर विच इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। E एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज टेंजेंट टू दी लाइंस ऑफ फ्लक्स। अगर ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यू ड्रॉ ए टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। इतना जानकारी है, बस ये दो जानकारी को लेके हम लोग सारा डेरिवेशन करने वाले हैं यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो थोड़ा इधर सीधे सीधे करके लिखते हैं। अभी निकालना है E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैं थोड़ा मिटा के इसको यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि एक तो बड़ा सा फिगर बनाना है। हमारा दिमाग में ये चीज बैठा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दैट इज गिवन बाय फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, और उसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स। अगर ये हो गया लाइंस ऑफ फ्लक्स तो ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे होता है। और फ्लक्स हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि the net flux coming out of any closed surface area is equal to Q by epsilon 0। इतना चीज को लेके सारा का सारा डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे। ये हो गया हमारा मेन टूल बॉक्स, इसको यूज करेंगे, सारा का सारा डेरिवेशन आज का हम लोग करेंगे। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। पहला हुआ E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज यहां पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, से Q कूलम का है, इसके चलते कुछ r डिस्टेंस में हमें पता करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला पहला डेफिनेशन यूज करते तो हम क्या करते, यहाँ पर कोई एक दूसरा +1 कूलम चार्ज रखते, देखते कि जो फोर्स आ रहा है वही इंटेंसिटी है। अगर +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो जो फोर्स आएगा इट विल बी KQ × 1/r² इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा? KQ/r² यूजिंग द फंडामेंटल डेफिनेशन और द डेफिनेशन डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्स लॉ, बट यूजिंग गॉस लॉ वी वांट टू नो। सो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले आई इमेजिन ए स्फेरिकल सरफेस। प्रॉपर्ली नेमिंग लिखेंगे इसका, दिस इज व्हाट इज एन इमेजिनरी, और गॉस लॉ के लिए यूज हो रहा है तो हम इसको गॉसियन सरफेस कह देते हैं। कोई दूसरा मतलब नहीं है। गॉसियन सरफेस मींस इट इज ए क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ में यूज होता है तो गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? हम कहेंगे let us consider an imaginary Gaussian surface Gaussian spherical surface of radius r and center at Q कूलम। ठीक है, पहला चीज है कि पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आया कि सर ऐसा क्यों नहीं, हम क्यों सर स्फेरिकल सरफेस लेंगे? व्हाई नॉट क्यूबिकल सरफेस, व्हाई नॉट कोनिकल और सिलिंड्रिकल सरफेस? बस ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है कि हम करने क्या जा रहे हैं? करने जा रहे हैं व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट। मैं अगर एक स्फेरिकल सरफेस लेता हूं तो सिमेट्री से हर जगह से बराबर फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, बराबर फ्लक्स निकलेगा। मैं देखूंगा कितना फ्लक्स निकल रहा है,
कितना एरिया से निकल रहा है। हमें देखना चाहिए क्या कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया है। यहां से जो फ्लक्स निकलेगा उसको वो फ्लक्स कैसे निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा। उसको नॉर्मल होना चाहिए एरिया, इसको नॉर्मल होना चाहिए, मतलब द सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, है कि नहीं। अगर हम क्यूबिकल लेते, सोचो क्यूबिकल सरफेस लेते तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा क्या ये सरफेस को नॉर्मल होगा, क्या यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बाय एरिया डायरेक्टली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक तो हमें चाहिए फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया, दूसरा हुआ कि अगर फ्लक्स यूनिफॉर्मली निकल रहा है, ये कोई एक सरफेस एरिया है, हर जगह से फ्लक्स बराबर निकल रहा है, यहां से जितना निकला वहां से इतना, हर जगह से यूनिफॉर्मली निकल रहा है, तो कोई पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो आप क्या कहोगे, टोटल फ्लक्स बाय टोटल एरिया। लेकिन सोचो यहाँ पर फ्लक्स पास पास निकल रहे हैं, यहाँ पर फ्लक्स दूर दूर निकल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा अलग अलग है, हर जगह फ्लक्स का डेंसिटी अलग अलग है, तो क्या बोल सकते हो कि इंटेंसिटी इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय टोटल एरिया? नो, यहाँ का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, यहाँ पर तो जीरो है। तो टोटल फ्लक्स बाय टोटल एरिया करने के लिए क्या चाहिए कि हर जगह से बराबर फ्लक्स निकलना जरूरी है। हर जगह से बराबर फ्लक्स तब निकलेगा जब ये सरफेस सिमेट्रिकली चार्ज को इनक्लोज करेगा। अब यहां से निकलता हुआ फ्लक्स चारों तरफ से बराबर निकलेगा। अभी अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स कमिंग आउट बाय टोटल एरिया, है कि नहीं। एग्जैक्टली दैट वे आई एम गोइंग टू डू। सो इसीलिए हमें एक स्फेरिकल सरफेस लेना पड़ा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बताओ, सपोज हमारे पास एक चार्ज वायर होता जिसमें चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे कैसा एक सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, कैसा एक सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा कि हर जगह जो फ्लक्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे, जोर से बोलो, बाकी लोगों को दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, दे आर नॉट एबल टू रिसीव एनीथिंग। हाँ, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो सरफेस को परपेंडिकुलर होकर निकलेगा। ये लाइन चार्ज है, यहां से फ्लक्स निकलेगा तो ऐसे, इसको परपेंडिकुलर होकर जो सरफेस होगा वो सरफेस दिखेगा कैसे, कैसे दिखेगा? Why you are not able to tell? क्यूबिकल हो सकता है। हाँ, क्यूबिकल भी हो सकता है महाराज। यस सर। क्यूबिकल होने से भी होगा, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्यूब के हर सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। ना सर, हर सरफेस को लेकर से ऊपर वाला है और साइड वाला। तो कैसा होना चाहिए सरफेस? अगर ये सरफेस सिलिंड्रिकल ले लेंगे तो हम देखेंगे यहां से निकलता हुआ सारा फ्लक्स हर जगह नॉर्मल टू दी सरफेस निकल रहा है और यूनिफॉर्मली निकल रहा है, हर सरफेस से यूनिफॉर्मली निकल रहा है कि नहीं। अगर हमारा जो चार्ज है वो कोई एक चार्ज बॉल होता, हम गॉसियन सरफेस कैसा शेप के लेते, ये कोई एक चार्ज बॉल है, गॉसियन सरफेस लेना चाहते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए, कैसा शेप करेंगे गॉसियन सरफेस, ताकि यहां से निकलता हुआ फ्लक्स हर जगह से सिमेट्रिकली और यूनिफॉर्मली और नॉर्मली निकले। बताओ कैसा सरफेस लेंगे? ये बॉल है, बॉल में चार्ज रखा है, कैसा सरफेस लेंगे? स्फेरिकल लेंगे। स्फेरिकल लेंगे तो हर तरफ से फ्लक्स बराबर निकलेगा, है कि नहीं? बराबर निकलेगा। हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी चाहिए फ्लक्स बाय एरिया, डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि पूरा एरिया से पूरा फ्लक्स निकल रहा है, इतने सारा एरिया से इतना सारा फ्लक्स निकल रहा है, तो इंटेंसिटी विल बी फ्लक्स बाय एरिया। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको ये चीज समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। अभी क्या है, E due to a point charge लिख रहे थे। Let us consider an imaginary Gaussian spherical surface of radius r and center at q coulomb। तो आप क्या बता सकते हो, फाइंड फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर। कितना होगा, कितना होगा? व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर? व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्फीयर? यहां से फ्लक्स निकल के आ रहा होगा, कौन किसको वेट कर रहा है? What is the flux coming out of this sphere by Gauss law? The net flux coming out of any closed surface is equal to q by epsilon। एक साल पूरा लग जाएगा गॉस लॉ पढ़ने के लिए तुम लोगों को, सामने ऊपर लिख चुका हूं फिर भी अंदर नहीं जा रहा है।
सोचो। तो इसमें क्या हो गया आपका, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, अलर्टली पढ़ना है भाई, अलर्टली पढ़ना है तो हो जाएगा चीजें। तो इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। ये जो फ्लक्स निकल के आ रहा है, कहां से निकल के आ रहा है, ये सरफेस एरिया से। व्हाट इज द सरफेस एरिया नॉर्मल टू द फ्लक्स, AN। सरफेस एरिया नॉर्मल टू द फ्लक्स, सरफेस एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, इट इज फिर सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया कहां से निकल रहा है, ये सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है। ये सरफेस एरिया है कितना, अगर इसका रेडियस r है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। कुछ चीज याद नहीं रहता है, स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। इट इज 4 पाई r स्क्वायर। जिन लोगों को याद रहता है देखो वो लोग प्रॉम्प्ट के आंसर करते हैं, बाकी लोग तो देख रहे हैं। 4 पाई r स्क्वायर। व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है दिया गया है, मिल गया है, और ये सरफेस एरिया कितना है वो भी मिल गया है। इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या हुआ, और ये द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इंटेंसिटी, फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया Q बाय एप्सिलॉन 0 बाय 4 पाई r स्क्वायर। मतलब इट इज कमिंग Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। समझ में आया क्या, जो कि कूलम लॉ यूज करके, कूलम्स लॉ यूज करके भी हम लोग कर रहे थे। समझ में आया। यस सर। सो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो करना क्या था, हमें करना क्या था, इंटेंसिटी निकालना था। इंटेंसिटी निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फ्लक्स बाय एरिया। तो पहले फ्लक्स कैसे पता करेंगे, कोई एक सरफेस लेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कितने चार्ज है। ये जो Q बाय एप्सिलॉन 0 लिखे, डोंट मिस टू राइट गॉस लॉ, क्योंकि ये कहां से मिला, गॉस लॉ। इट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एक है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है यूजिंग गॉस लॉ, कौन सा एरिया से निकल रहा है, फाइंड एरिया, देन फाइंड ई, फ्लक्स बाय एरिया। ये सारा का सारा डेरिवेशन जो हम लोग आगे करने जा रहे हैं, बस वही करेंगे। कितना फ्लक्स निकल रहा है निकालेंगे, कैसे, यूजिंग गॉस लॉ। कौन सा एरिया से निकल रहा है वो एरिया को निकालेंगे, ईदर एरिया नॉर्मल टू द फ्लक्स, यस, देन व्हाट इज द इंटेंसिटी, फ्लक्स बाय एरिया। बस इतना ही करना है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो मैं फटाफट दूसरा चीज करना चाहूंगा। E due to a charged conducting sphere, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, और मैं हर चीज को डिटेल्स में करूंगा यहाँ पे। सपोज हियर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान रहे, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस है r। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज Q दिया गया है। E ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, लेट Q इज टोटल चार्ज on the sphere, r is radius of sphere। हमें क्या पता करना है, इंटेंसिटी अंदर बाहर हर जगह। अच्छा, तो E at any distance x less than r from center, E at any distance x from center, ठीक है। क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ E। कहां पे निकालना है, E एट एनी डिस्टेंस x, सेंटर से x डिस्टेंस में, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है, लेस देन r, मतलब अंदर। x लेस देन r मतलब अंदर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए।
व्हेन यू गिव ए चार्ज ऑफ q कूलम टू ए कंडक्टिंग स्फीयर, वो चार्ज आपको कहां पर मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा कि पूरा वॉल्यूम पे मिलेगा कि पूरा सरफेस पे मिलेगा? कहां पे मिलेगा वो चार्ज? सरफेस। ये द चार्ज इज नाउ अवेलेबल ऑन द सरफेस। ध्यान से देखो, बहुत इजी है, थोड़ा सा नजर हटाओगे समझ में नहीं आएगा। सारा का सारा चार्ज कहां है? सरफेस पे। मुझे क्या करना है? मुझे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे? यहाँ पे। यहाँ पे मतलब एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, जो कि x r से कम है। कौन सा तरीका है मेरे पास निकालने के लिए? यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा, कैसे निकालते हैं? फ्लक्स बाय एरिया। If I consider an imaginary surface of radius x, just think, I consider an imaginary surface of radius x. तो ये बिट नंबर 1 की बात चल रहा है। Considering an imaginary surface of radius x, q in, चार्ज इनसाइड। कितना चार्ज है? 0। Why? Because all charges appear on surface। समझ में आया क्या? So what is the charge inside? 0. What is flux by Gauss law? By Gauss law, flux is equal to q in by epsilon 0। कितना हो गया? 0। No flux is coming out, तो आप क्या कहोगे? What is E? E is flux by normal area। अगर flux ही 0 है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0। No flux is coming out of this surface area। If no flux is coming out, then what is the intensity? You say 0। So क्या समझ में आया? Intensity inside the conducting sphere is equal to 0। समझ में आया? Now कहाँ निकालना है? बिट नंबर 2। E at x greater than r, मतलब कहीं पे यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या होगा इंटेंसिटी। I will draw a separate figure। This is what is my conducting sphere। ये है रेडियस r और मुझे चाहिए इंटेंसिटी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ? Again I imagine a spherical surface। इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था। क्यों? सारा चार्ज सरफेस में था। लेकिन इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज है कि नहीं? है कि नहीं चार्ज? Yes sir। When I say here all the charges are there on the surface of the sphere and you are enclosing it by a imaginary sphere, so you see all the charges on the sphere are enclosed inside this। Okay, now we want to know E at any point x which is more than r। Again ऐसे लिखेंगे, considering a Gaussian spherical surface। अब क्या कहोगे? What is q in? तो सरकार बताइए, what is q in? q in, the charge inside is q coulomb। क्योंकि q in क्या है? दिया है due to a charge sphere जिसमें q is the total charge on the sphere। total charge on the sphere is q। तो अंदर क्या है? इस सरफेस के अंदर क्या चार्ज है? वही q है, सारा का सारा चार्ज है। इसके अंदर q in क्या था? 0। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है, सारा चार्ज सरफेस में था, है कि नहीं? अच्छा, what is the flux coming out of this? Flux coming out, net flux coming out of, कौन सा लॉ बताएगा? net flux coming out of this is Gauss law। कितना होगा? ये जो net flux coming out कौन सा सरफेस से हम बात कर रहे हैं? ये सरफेस से net flux coming out of
द इमेजिनरी सरफेस, जो सरफेस हम इमेजिन किए उसमें से कितना फ्लक्स निकल के आएगा, उसके अंदर जो चार्ज है दैट बाय एप्सिलॉन, q by 4 pi square epsilon. that the flux is q by epsilon only, not 4 by epsilon. Net flux coming out of any closed surface is equal to q by epsilon, not 4 by epsilon. समझ में आया? तो इतना फ्लक्स निकल के आ रहा है। What is the area normal to the flux? जो सरफेस से निकल के आ रहा है, क्या वो सरफेस एरिया इस फ्लक्स को नॉर्मल है? हाँ है, क्योंकि फ्लक्स तो ऐसे ऐसे आ रहा है, फ्लक्स तो ऐसे ऐसे आ रहा है, फ्लक्स तो ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये सरफेस एरिया तो फ्लक्स को नॉर्मल है। What is the surface area? Now this is 4 pi 4 by square x minus r whole square. 4 by X minus r whole square. ये सरफेस एरिया 4 by x minus r whole square, 4 by x square. 4 by x square। कोई स्फीयर है जिसका रेडियस x है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 by x square। अच्छा, तो ये सरफेस एरिया से ये फ्लक्स बाहर जा रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? q by 4 pi square epsilon. Yes, it is finite by area, है ना? Finite by area, it is finite by area। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन, फाई बाय एरिया। और क्या मिला ये? Q by 4 pi epsilon naught x square। ठीक है, Q by 4 pi epsilon naught x square, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थोड़ा सारा चीज को एक बार देखो, प्लीज ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये है वो स्फीयर, इसको Q चार्ज दिया गया है, तो कहाँ रहेगा? सरफेस में रहेगा। हमें क्या निकालना है? इंटेंसिटी अंदर और बाहर। अंदर मतलब एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, जब x r से कम है मतलब अंदर। तो मैं पहले ऐसा एक स्फीयर दिया और मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर क्या चार्ज है। अरे कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज दिया वो तो सरफेस में गया है, तो आप कहोगे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? चार्ज नहीं, तो फ्लक्स कहां से निकलेगा? क्योंकि द फ्लक्स कमिंग आउट इज q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज 0। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी? फ्लक्स बाय एरिया 0। अंदर इंटेंसिटी 0 है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी 0 है। बाहर एट ए डिस्टेंस x you are interested to know, again I imagine a spherical surface। अब इस सरफेस के अंदर क्या चार्ज है? ये स्फीयर का पूरा चार्ज, क्योंकि आप बाहर किसी पॉइंट से सरफेस बनाया, पूरा चार्ज है। तो ये जो सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? बाय गॉस लॉ Q by epsilon 0। कौन सा एरिया से निकलेगा? ये एरिया से निकलेगा। क्या ये एरिया उसको नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है? हाँ, स्फीयर है और ये रेडियली निकल रहा है, तो सरफेस एरिया नॉर्मल है। अच्छा, वो नॉर्मल सरफेस एरिया कितना है? अगर ये स्फीयर का रेडियस x है तो इट इज 4 pi x square। 4 pi x square नॉर्मल एरिया में से Q by epsilon 0 फ्लक्स निकल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया होता है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी Q by 4 pi epsilon 0 x square। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? Yes sir। तो जैसे आपको यहाँ तक की सारी चीज समझ में आ गया, हमें थोड़ा लिस्ट आउट करना है, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने आए, उनको नोट करके लिखेंगे, जो हमें बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। अगर डिराइवेशन आएगा तो डिराइवेशन करना है, या तो फिर वो स्टेटमेंट चाहिए जिसको 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन करने के लिए, या फिर न्यूमेरिकल करने के लिए है। अगर डेरिवेशन पूछा तो इसको करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन डेरिवेशन है, यू मस्ट बी एबल टू डू इट, और बहुत ही रेगुलरली आता है, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही रेगुलरली आता है। ठीक है, बोर्ड वाले कोई डिफिकल्ट चीज कभी किसी को नहीं देते, वो तो चाहते हैं कि बच्चे पास कर जाए, क्योंकि जैसे जेई और मेडिकल में लिमिटेड सीट्स है, बोर्ड में तो लिमिटेड सीट नहीं है, जितने बच्चे घुसे सब निकल जाए जल्दी जल्दी, तुमका अच्छा है। खैर, अब क्या क्या चीज हमें समझ में आया? सो क्यों किसके बारे में बात कर रहे हैं?
E due to a charge conducting sphere. Q is total charge, R is radius of sphere, नहीं और अब हम देखें बिट नंबर 1 में क्या देखे, E is 0 कहाँ पे, for x less than r. E is q by 4 pi epsilon 0 x square for x greater than equal to r. ओहो ठीक है। दूसरा देखिए, E is maximum कहाँ पे, 8 x is equal to r means on the surface, ठीक है। E is maximum at x is equal to r and what is E max? E max is x के जगह r डालो, q by 4 pi epsilon 0 r square, ठीक है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट कि वेरिएशन ऑफ, बार बार आता है स्कूल एग्जाम में, E with distance from center, किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए E प्लॉट करना है वेरिएशन। तो सपोज ये कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे हमें E पता करना है, E प्लॉट करना है। सपोज द वेरिएशन इज लाइक दिस, E इज लाइक दिस। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं द वेरिएशन ऑफ E। आप जानते हो कि जब तक x r से कम है, E का वैल्यू क्या था, जब तक x r से कम है मतलब आप अंदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0। जैसे x is equal to r हो गया, suddenly the intensity becomes 4 pi epsilon 0 r square because now you are just outside। हम तो आउटसाइड स्फेरिकल सरफेस लिए थे, जस्ट आउटसाइड लेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो गया, इट इज कमिंग k q by 4 pi epsilon 0 r square। समझ में आया। फिर जैसे और दूर गए मतलब x becomes more than r, E is inversely proportional to x square, मतलब x बढ़ेगा E घटेगा। So you will see E will decrease like this, this is the diagram। समझ में आया क्या, ये समझ में आया, yes। You clearly see E inside is 0, outside it is decreasing with increasing x, that means यहीं पर ही सबसे ज्यादा था। तो ये ज्यादा क्यों था, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक। वेरिएशन ऑफ E विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हम लोग प्लॉट कर दिए। ये स्कूल एग्जाम में बार बार आता है, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। बहुत ही बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फिगर ड्रॉ करना होगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और इसमें याद रखना है कि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर है, ये एप्सिलॉन 0 कहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहां का परमिटिविटी है, अंदर का कि बाहर का, कहां का था, ये बाहर का था, बाहर लिए थे ना एरिया, तो बाहर का था ये। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर चार्ज, इसका अंदर कोई दूसरा चीज भरेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। बड़ा कंफ्यूजिंग है, एनसीईआरटी वाले ऐसे उल्टा पुल्टा करके रखे हैं, गॉस लॉ का पूरा धजिया उड़ा के रखे हैं। दे हैव नॉट टोल्ड व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, किसका एप्सिलॉन, मैं आपको बता चुका हूं पहले से भी। एप्सिलॉन क्या था, गॉस लॉ में जो q बाई एप्सिलॉन 0 था, q बाई एप्सिलॉन था, उसमें नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, उसमें वो एप्सिलॉन क्या था मैं बताया था, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के, एयर का कहां का नहीं, इट वाज परमिटिविटी ऑफ द बाउंड्री, जिस सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब ये सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है तो ये बाउंड्री एप्सिलॉन 0 लेंगे। कहने का मतलब हुआ
कोई अगर सॉलिड स्फीयर के लिए मतलब कोई हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए अगर ये इंटेंसिटी हुआ, इसके अंदर तेल भर देंगे, ऑयल भर देंगे, तो इंटेंसिटी सेम रहेगा कि बदलेगा? सेम रहेगा, क्योंकि बाहर का मीडियम नहीं बदला है। हाँ, अगर ये स्फीयर को हम ऑयल में डुबो देंगे तो अब बाहर भी हो गया ऑयल, बाहर का एप्सिलॉन बदलेगा तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। अंदर ऑयल भरने से बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलने वाला। ठीक है, क्या करें, बड़े कंफ्यूजन करके रखे हैं। तो और स्कूल जेई में यही सब खिच खिच आते रहता है। जेई के लिए सारा चीज पढ़ना है, स्कूल के लिए सारा नहीं पढ़ना है, और इसमें बच्चे फंस जाते हैं। Anyway, so we could know the variation of E with distance from center हो गया Q by 4 pi epsilon naught R square maximum, बाकी का वेरिएशन ऐसा है। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आ रहा है, वो ये है कि हमें पूछा गया कि यहाँ से ये डिस्टेंस में इंटेंसिटी कितना है, तो आपको हो गया इट इज KQ by x स्क्वायर। ये स्फीयर है, तो यहाँ का इंटेंसिटी निकालते वक्त स्फीयर का रेडियस क्या था वो हमसे कोई मतलब ही नहीं बना। स्फीयर का रेडियस इतना था कि इतना था कि इतना था, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्फीयर ही नहीं होता, सिर्फ एक क्यू कूलम चार्ज यहाँ पर होता, तो इंटेंसिटी क्या होता? वही KQ by x स्क्वायर। मतलब स्फेरिकल चार्ज के चलते बाहर किसी पॉइंट में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी निकालना चाहेंगे, तो वी कैन कंसीडर द स्फेरिकल चार्ज एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। अगर ये पूरा स्फीयर को भगा के इसके ऊपर जो चार्ज था सारे को यहाँ पर ला के रख देते हैं, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस स्फीयर के लिए भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उसके लिए जो इंटेंसिटी बनेगा, जो पोटेंशियल बनेगा, जो एनर्जी बनेगा, जो फोर्स बनेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, व्हाटएवर इलेक्ट्रोस्टैटिक थिंग्स जो भी बनेगा पॉइंट चार्ज के लिए, इसके लिए भी वही बनेगा। तो क्या बोले हम? सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ electric field at any point outside a charged sphere, remember only for spherical bodies, charged sphere, the total charge can be considered as a concentrated point charge located at center। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट सेंटर। अगर हम कहेंगे कि ये पूरा चार्ज को निकाल के यहाँ पर हम क्यू कूलम चार्ज रख देंगे, तो जो इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी बनेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो पहले हम लोग डेरिवेशन देख लिए, अब हम क्या देख रहे हैं बताओ? 1 मार्क वाले क्वेश्चंस। एक हुआ प्लॉटिंग, एक हुआ वैल्यूज, एक हुआ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और चौथा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या देखे हम बिट नंबर 4 में? बिट नंबर 4 में देखे कि E ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस E का वैल्यू कितना था? कोई बताएगा? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ E ऑन द सरफेस? ऑन द सरफेस कितना था? Q by 4 pi R square, एप्सिलॉन नॉट R square। अच्छा, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दी स्फीयर, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज और चार्ज डेंसिटी, है ना, ये कहते हैं। अगर स्फीयर के ऊपर Q चार्ज है, उसका रेडियस R है, व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया?
Q by area of this sphere. 1 square. Yes, ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया. Now look at this sigma, look at this E. Can you tell me the relation between E and sigma? आपको मिलेगा E is equal to sigma by, समझ में आया क्या? So इंटेंसिटी अगर सिग्मा दिया गया है, वो देंगे कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, बताओ व्हाट इज इंटेंसिटी एट दिस ऑन द सरफेस. आप बोलोगे अरे मर गए, सिग्मा दिया रेडियस तो नहीं दिया. रेडियस नहीं चाहिए, इंटेंसिटी सीधा सीधा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. इंटेंसिटी हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. ठीक है, एक चीज धीरे से कान में बता देता हूं, किसी भी बुक में नहीं लिखा है, ध्यान से रखोगे तो बहुत काम में लगेगा. क्या है? खाली स्फीयर नहीं, कोई भी शेप का कोई कंडक्टिंग बॉडी है और उस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के पास अगर हमें इंटेंसिटी पूछा गया तो फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. कैसा भी शेप का कंडक्टिंग बॉडी हो, हाँ उसमें सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया क्लोज टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न. सरफेस के आसपास किसी भी पॉइंट में होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, चाहे बॉडी किसी भी शेप का हो, कितने भी चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, स्कूल वालों के लिए नहीं चाहिए, जो लोग जेई के लिए सोच रहे हैं वो लोग ऐसे करेंगे. हाँ, तो बात चल रहा था कि यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 करेंगे तो इसके अड़ोस पड़ोस में जो रीजन है वहां पर का सिग्मा लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो 7 एजेस अलग अलग है ना. सिग्मा विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, so at different points close to the surface electric field will be different, है ना. और कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. फिर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी एट द करेस्पॉन्डिंग नेबरिंग जोन. खैर, सबके लिए नहीं चाहिए, जिनको चाहिए वो ले चुके होंगे. तो ये जो सारे कंसेप्ट हम लोग देखे, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा. क्या देख लिया हम लोग? E ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, E ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर. नहीं, अब इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब भी हम लोग देखेंगे. देन वी शैल गो फॉर द नेक्स्ट डेरिवेशन, E ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज, वो सब भी देखेंगे. अच्छा, तो चलो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन देखो काफी सिंपल है, जो हम लोग जानते हैं वही को कहेंगे, कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं. There are two concentric conducting hollow spheres bearing charges Q and 3Q. Their radii are 2 and 4R. You have to find out E at a distance x is equal to R, 3R, 5R. ठीक है, from center. सॉल्यूशन कुछ ऐसे चलेगा. सॉल्यूशन नंबर 1 का, at x is equal to R, at x is equal to R. आप कहां पर हो? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, फिर x is equal to R means you are here. अब इसको आप पहला स्फीयर मानो, इसको आप दूसरा स्फीयर मानो, तो आप कहोगे जो E होगा पहला स्फीयर के लिए होगा और दूसरा स्फीयर के लिए होगा. पहला स्फीयर के लिए, फॉर दिस स्फीयर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर? कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? फॉर दिस स्फीयर व्हाट इज द इंटेंसिटी हियर? 0. अंदर 0 होता है नहीं, तो E1 हो गया 0. E2 कितना होगा? बड़ा वाला स्फीयर के लिए यहाँ पर इंटेंसिटी, ये भी तो उसके अंदर ही है, अंदर तो 0 होता है, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया? 20 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ नहीं, तो 0 प्लस 0 0 होता है. ठीक. नाउ 8 x इक्वल टू 3R, मतलब कहां पे? समवेयर हियर, यहां पे. तो ठीक है, यहां पे हमारे जो E है वो तो E1 प्लस E2 ही होगा. E1 क्या होगा? अब ये स्फीयर के लिए यहाँ पे कितना दूर पे? 3R डिस्टेंस पे बाहर, किसी एक स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते हैं? K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. क्या डिस्टेंस था? x डिस्टेंस ना, 3R था, 3R था, सो 3R का स्क्वायर प्लस E2. प्रीतिश कुमार, क्या तुम बता पाओगे व्हाट इज E2 हियर? 0. सेकेंड स्फीयर के लिए अंदर 0 है.
इतना सिंपल है। इट इज कमिंग k q by 9r², 8x इक्वल टू 5r, मतलब पूरे के पूरे बाहर आ गया। बाहर किसी एक पॉइंट में आपको इंटेंसिटी निकालना है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, विल गो फॉर नेट टोटल चार्ज, सारा का सारा चार्ज को कंसंट्रेट कर दो। बाहर कोई भी चीज निकालना है तो आप ये सारे चार्ज को कंसंट्रेट करके पॉइंट चार्ज बना सकते हो। सारा चार्ज को अगर कंसंट्रेट करके हम पॉइंट चार्ज बना दिए तो यहाँ था 3q, यहाँ था q, मिलके हो गया 4q। आप कह सकते हो k 4q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और k 4q बाई डिस्टेंस क्या था 5r का स्क्वायर, 4kq बाई 25r स्क्वायर। ऐसे हो गया ई क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है इन दोनों के बीच में फोर्स, ये इसके ऊपर कितना फोर्स डालेगा, ये इसके ऊपर कितना फोर्स डालेगा। ये जो चीज इससे बाहर है कि नहीं, मतलब ये जो चीज इससे बाहर है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके चलते फोर्स आएगा। क्योंकि ये बाहर है तो हम ये चार्ज के लिए यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जानने के लिए आई कैन कंसीडर दिस टू बी ए पॉइंट चार्ज। वही तो लिखवाए थे, ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट और टू एनालाइज electric field at any point outside the charge distribution, you can consider the total charge on the sphere is a concentrated point charge located at the center. That means this figure will now reduce to another case where there is a q charge, where there is a 2q charge, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3r था। अब ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ये चार्ज यहाँ पे आ गया। यस अब फोर्स निकालना क्या बड़ी चीज है, कोई भी निकाल सकता है। व्हाट इज द फोर्स, इट इज k q into 2q बाई 6r का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना आपका काम है। कोई किसी का डाउट यहाँ पे आके फंसा है, थोड़ा इसको बता देता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे करो, चलो जैसे करते थे वही करेंगे। E1 प्लस E2 करेंगे। E1 क्या था, इंटेंसिटी ड्यू टू दिस, Q के लिए इंटेंसिटी कितना होगा r डिस्टेंस में, k q बाई 5r का स्क्वायर। E2 मतलब 3q के लिए, 3q के लिए बाहर कितना होगा, यू कैन से दिस k 3q बाई 5r का स्क्वायर। मिला के देखो तो हो गया ना 4kq बाई 5r का स्क्वायर, वही तो लिखा था। इशारों को समझा करो, हर चीज कोई तुमको थोड़ी डिटेल्स में बताएगा, कुछ इशारा करेगा, समझ में आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स हैव रेडियस r and 2r, they were brought to contact। सॉल्यूशन देखो, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है। क्या कहता है, छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर को कांटेक्ट में लाए, कॉम्बिनेशन को कुछ चार्ज दे दिया गया। अब जानते हो जब चार्ज देते हैं चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों पे क्या बराबर हो जाएगा, सिग्मा 1 ज्यादा होगा कि सिग्मा 2 ज्यादा होगा। चार्ज पर यूनिट एरिया इट विल बी सेम एवरीवेयर। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि देयर आर नो शार्प एजेस, चार्जेस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। अब जब दोनों को दूर दूर ले लिया गया, इसके सरफेस में इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इंटेंसिटी होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो इसके सरफेस में होगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन 0, इसके सरफेस में होगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 0। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, तो आपको होगी E1 will be equal to E2, क्योंकि it is given by sigma by epsilon 0 and sigma is same for both of them। क्या सबको समझ में आया? Yes sir। ये क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं किए? अभी लोग बोल रहे हैं कि इसमें ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, एकदम पढ़ते नहीं है। कुछ लोगों का सोच ऐसा है, फलाना टीचर के पास पढ़ो हो जाएगा, उनके पास कुछ मैजिक है, जस्ट पे द फीस, वो कुछ भस्म वगैरह देंगे, सर पे लगाना,
पादुका वगैरह देंगे, पी लेना, कोई लाठी होगा सर पे छू देंगे और हम इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसे ही तो दावा करके ऑनलाइन वाले पढ़ा रहे हैं, ज्वाइन कर लो, 2000 रुपया में, 1000 रुपया में, 500 रुपया में, 25 रुपया में पढ़ो, काम हो जाएगा। और लोग भीड़ लगा रखें, भीड़ लगा रखें, ठीक है। और ये तो राउरकेला है, यहाँ तो लोग कुत्तों को भगाने के लिए ब्लू कलर का पानी डाल के खिड़की पे टांगते हैं, सोचते हैं कुत्ते भाग जाएंगे। लोगों का समझ देखो, हर घर के सामने मिलेगा को खिड़की के सामने ब्लू कलर का पानी लगा के, इस लगाने से कुत्ते नहीं आते। लगा देना, देखो सबके घर के सामने कुत्ता भगाने सोचो, लोगों का सोच इतना ही है। लेकिन मोस्ट आयरनी ऑफ द फैक्ट इज दैट वन मे बी एन आउटराइट इडियट बट ही ऑलवेज फील्स दैट आई नो एवरीथिंग। कोई अपने आप को गधा नहीं सोचता है, ये दुनिया का सबसे बड़ी मजाक है। सब सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जानता हूं जो वो सही है, ठीक है ना। भगवान भी हंस रहे होंगे और बीच बीच में बोल रहे होंगे, उनको हम लोग को जैसे कपिल शर्मा का शो देखना पड़ रहा है ना, उनको देखना नहीं पड़ रहा होगा, वो हम लोग को देख रहे होंगे, अरे देखो बेवकूफ क्या है, पूरा बेवकूफी कर रहा है और क्या है, और अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहा है कि नहीं। दो आदमी मूवी देखने गए, तो जैसे मूवी देखने गए तो मूवी में शेर निकला तो एक आदमी फटाक से उठ के भागने के चक्कर में है, वो भाग रहा है, दूसरा बोला अरे कहाँ भाग रहे, बैठो बैठो बैठो, तो देख नहीं रहा इतना बड़ा शेर निकला है, बोला अरे शेर तो पर्दे पे रहेगा, वो इधर थोड़ी आएगा, मूवी चल रहा है ना, मूवी का शेर है, तुमको क्या मालूम है, तुमको मालूम है, मेरे को मालूम है, हम दोनों इंसान है, हम लोग को मालूम है मूवी का शेर है, शेर को क्या मालूम है मूवी का शेर है, कहाँ का शेर है, आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, चलो भागते हैं यहाँ से। समझ रहे हो ना, ऐसे होते हैं लोग, वो जो जानते हैं उसी को सही मान के बैठ लेते हैं, मर जाते हैं उसी में, लेकिन उनका दिमाग खुलता नहीं है। और आप लोग जैसे स्टेट में हो, यहाँ पर और 10-15 साल लगेगा टू बी एडवांस्ड। एनी बिग चेंज कम्स इन द सोशल सिस्टम टुवर्ड्स द मेट्रोज, इसको उड़ीसा में पहुंचने के लिए 15 साल लगता है। हम लोग फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर 5-6 साल से कर रहे हैं, वहां तो 20 साल पहले से फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है। इट टेक्स सो मच टाइम टू कम टू, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दूसरे वाला में ये hollow conducting sphere of radius r has a charge q, the sphere is held in air, what will be electric field on its surface। हाँ, बोल रहा है कि ये कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका रेडियस r है, इसमें चार्ज q है, क्या आप इसके ऊपर इंटेंसिटी बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। जब वो एयर में कितना होगा, q/4πε0 r²। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यहाँ लिखता हूँ, यस सर, यस सर, q/4πε0 r²। फिर स्फीयर इज फिल्ड विथ ऑयल, ऑयल भर दिए। यहाँ जो एप्सिलॉन था वो कहाँ का था? बाहर का नहीं, क्योंकि गॉस लॉ से निकला था, और ये एप्सिलॉन गॉस लॉ में क्या होता है, एप्सिलॉन फॉर द बाउंड्री। हम यहाँ पर सरफेस लेके निकाले थे, तो क्या सरफेस का एप्सिलॉन में कोई बदलाव आया? अंदर हम डाले तो, ऑयल डाले तो नहीं आया, तो अब भी वही रहेगा 4πε0 r²। और जब इसको ऑयल में डुबो दिए, मान लो पूरा चीज को हम ऑयल में डुबा दिए, अब क्या हो गया, सरफेस का एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन r2। अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q/4πε0 एप्सिलॉन r2 इंटू r², क्योंकि अभी एप्सिलॉन r2 हो गया। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस, ठीक। तो यूजिंग गॉस लॉ हमें निकालना है, तो गॉस लॉ में इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इट इज फ्लक्स बाय एरिया, नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया मतलब एक एरिया जो कि फ्लक्स को परपेंडिकुलर है। मतलब ये अगर कोई एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके लिए मुझे इंटेंसिटी पता करना है, तो हमें एक ऐसा एरिया इमेजिन करना पड़ेगा जो इसकी फ्लक्स को परपेंडिकुलर है। सपोज ये लाइन चार्ज है, मतलब एक लाइन है, इसके ऊपर चार्जेस है, तो फ्लक्स ऐसे भी जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, चारों तरफ निकल रहा होगा फ्लक्स।
उसको सारे को परपेंडिकुलर करके एक सरफेस एरिया इमेजिन करो। क्या वो स्फेरिकल सरफेस एरिया बनेगा? सिलिंड्रिकल। यस, ये आप इमेजिन कर लिए कि जो सरफेस एरिया बनेगा वो सिलिंड्रिकल बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा एक सरफेस एरिया चाहिए जो लाइंस ऑफ फ्लक्स को परपेंडिकुलर होगा, तभी जाके हम फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया कर पाएंगे। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए cylindrical surface of radius r coaxial with लाइन चार्ज। मतलब सिलेंडर का एक्सिस और लाइन चार्ज दोनों सेम एक्सिस में है। तो मैं कितना बड़ा सिलेंडर ले आऊं? चलो मानते हैं कि मैं L लेंथ का एक सिलेंडर लेता हूं। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना है? इज L, इसे अस्यूम किए। और यहां पर चार्ज कितना है भाई? चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। हर 1 मीटर लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज मिल जाएगा। हर 1 मीटर लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज मिल जाएगा। अभी मैं गॉस लॉ लगा के मेरा अपना काम निकालना चाहता हूं। आपको थोड़ा मेरे को मदद करना पड़ेगा। मुझे कैसे फ्लक्स इंटेंसिटी कैसे निकालना है, कैसे मुझे पता करना है कि कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, कौन सा सरफेस से आ रहा है। फ्लक्स बाय सरफेस एरिया विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला मुझे पता करना है व्हाट इज Q इनसाइड द सिलिंड्रिकल सरफेस। चार्ज इनसाइड द सरफेस है। कोई पहलवान बताने वाला कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज? लैम्डा कूलम इनटू L। यस, लैम्डा कूलम इनटू L। निनाद में बहुत खुश हूं, आजकल तुम बहुत बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हो। लैम्डा इनटू L, बाकी लोग तो देख रहे हैं। लैम्डा इनटू L समझना है। हाँ, लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ हो गया L। तो यहाँ पर कितना चार्ज मिलेगा? 1 मीटर में लैम्डा कूलम होता है। L लेंथ में कितना चार्ज होगा? लैम्डा इनटू L। समझ में आएगा? सो द चार्ज इनसाइड द सरफेस इज लैम्डा इनटू L। अच्छा, then what is the flux coming out? Net flux coming out of this surface. Flux coming out कितना होगा? By Gauss law. Yes तुषारकांत। Q in by epsilon 0। ये कौन बोल रहे हैं? गॉस लॉ बोल रहे हैं। जब भी डेरिवेशन आएगा कोई लॉ इन्वॉल्व हो रहा है तो पक्का लिखना। तो क्या आ जाएगा? ये Q in का वैल्यू तो देख चुके हैं। So it is lambda L by एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये जो फ्लक्स यहां से निकल रहा है, ये सारा का सारा फ्लक्स इधर से निकल रहा है। कौन सा सरफेस से निकल रहा है? कर्व सरफेस एरिया से निकल रहा है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे कि AN एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लक्स को परपेंडिकुलर होके क्या एरिया है? इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना है ये? 2 पाई r L। आया समझ में? आयुष कुमार को भी समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी? फॉर्मूला सबको मालूम है। इंटेंसिटी I know Q in, I know pi net, I net N, I know L, I want to find out E। फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया। यस, फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया। रे भैया, फ्लक्स कितना था? ये लैम्डा L बाय एप्सिलॉन 0 बाय एरिया कितना था? 2 पाई r L। ये L तो गए, क्या मिला? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कितना मस्त है। तो यहां से r डिस्टेंस में इंटेंसिटी कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है,
तो कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो वहां से r डिस्टेंस में इंटेंसिटी कितना है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब यहां से दो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है। पहला हुआ कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए E क्या था, KQ by R square, it was inversely proportional to R square, but here it is inversely proportional to R। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर R1 डिस्टेंस में इंटेंसिटी E1 है, R2 डिस्टेंस में इंटेंसिटी E2 है, तो E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2। नहीं, R1 डिस्टेंस में इंटेंसिटी E1 है, ये कोई एक लाइन चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर वाला। यहां से R1 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी E1 है, यहां से R2 डिस्टेंस पे इंटेंसिटी E2 है। तो आप कहोगे कि E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2। समझ में आ गया। तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट फॉर बोर्ड। बोर्ड वालों का क्या है, सिंपल सा तो आता है, उनका क्या है। तो तीसरा में थोड़ा बता देते हैं। इफ यू वांट टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, अगर हम इधर लिए x इधर लिए e और इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी शैल ऑब्जर्व। ये फिगर को थोड़ा मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ठीक रहेगा क्योंकि आप लोग समझ चुके हो इसको। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूंगा, हाउ इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, तो आप क्या देखोगे, जब वो x1 डिस्टेंस में था तब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, सपोज ये था E1 फिर इट वाज x1। जब वो x2 डिस्टेंस में था इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि कम होगा? सर सेम रहेगा। कह रहे x1 डिस्टेंस में जितना था x2 डिस्टेंस में वही रहेगा, कम होगा। हाँ, x2 डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R है, R इज द डिस्टेंस, है ना। तो x1 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था तो x2 डिस्टेंस में E कम हो जाएगा, तो यहां पर कितना होगा, से इट इज E2। तो जैसे जैसे हम दूर x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे E का वैल्यू घटते जाएगा ऐसे। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि E1 into x1 is equal to E2 into x2। क्या मतलब है इसका, मतलब E is inversely proportional to x और the distance from center। तो अगर ये बात है तो सोचो तो E1 x1 क्या है, ये रेक्टेंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये हाइट कितना है E1, ये x1, तो E1 x1 क्या देगा, ये एरिया। E2 x2 क्या देगा, ये हाइट है E2, ये डिस्टेंस है x2, तो ये एरिया क्या हो गया E2 x2। इसका मतलब इसके ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट लेके आप एक एरिया बनाओ, वो एरिया सेम रहेगा। ऐसा एक ग्राफ को क्या कहते हैं, ये द ग्राफ इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रेक्टेंगल बनाओ वो एरिया बराबर रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला। समझ में आया, सबको समझ में आया? ठीक है।